हेलो लर्नर्स। तो आज हम आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रोल ऑफ सेंट्रल बॉडीज़ इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हमारे देश में शैक्षिक प्रशासन में केंद्रीय निकायों की क्या भूमिका होती है, कौन कौन से निकाय हैं और क्या भूमिकाएं वो प्ले करते हैं। जो केंद्रीय निकाय हैं वो हमारे देश में मौजूदा शिक्षा तंत्र या प्रणाली पर नज़र बनाए रखते हैं और जो पूरे देश में चलने वाली प्रणाली है उसका ध्यान रखते हैं, हर तरह से ध्यान रखते हैं। अब किस तरह से रखते हैं, इसके अंतर्गत आता है नीतियाँ बनाना, पॉलिसीज़ बनाना और विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको उनकी जो है संगठन करना, उनकी व्यवस्था करना, उनको प्रदान करना। उसके बाद है जो भी इम्प्लीमेंटेशंस होने हैं, यानी कि नीति से, पॉलिसी से संबंधित या रिसोर्सेज से संबंधित या कोई अन्य चीज़ों का, या कोई नियम बनाए गए हैं या कोई नया कोर्स डाला गया है, कोई नया इशू है, उन सब का अगर क्रियान्वयन करना है शिक्षा के क्षेत्र में तो उस पर भी नज़र बनाए रखना। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज़ होती हैं वो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का कार्य करती है, यानी कि एक हमारे शिक्षा का स्तर होना चाहिए। जो आज हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल तक हमारा स्तर हो गया है, हो रहा है, तो उस अंतर्राष्ट्रीय पायदान पे ले जाने के लिए उसको मेंटेन करना, उसको बनाए रखना, ये सब काम भी देखते हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान या रिसर्चेस, उनकी व्यवस्था करना। जब हम अनुसंधान को प्रमोट करेंगे, उनको बढ़ावा देंगे, तो ही हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कम्पीट कर पाएंगे, हम प्रतियोगिता कर पाएंगे। तो 1954 में जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन था, यानी कि शिक्षा विभाग जो था, उसको परिवर्तित कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय में, यानी कि इसको एक मिनिस्ट्री का स्टेटस मिल गया। और 1985 में 26 सितंबर 1985 में इस मंत्रालय को नाम दिया गया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD मिनिस्ट्री, अक्सर आपने सुना होगा, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया। अब इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आए, मेन जो मुख्य विभाग थे वो थे शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, कला विभाग, युवा कार्य व खेल विभाग और महिला एवं बाल विकास। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन था वो शिक्षा पे पूरा ध्यान देता था और कल्चरल एक्टिविटीज़, सांस्कृतिक गतिविधियों या कला गतिविधियों को डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड आर्ट्स देखता था। युवाओं से संबंधित, क्योंकि युवा है तो देश है, तो युवाओं को प्रमोट करने के लिए, खेल को प्रमोट करने के लिए, यानी कि शिक्षा के साथ साथ इसका भी प्रगति करने के लिए, इसमें भी विकास करने के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया। और महिला सशक्तिकरण, बच्चों के बाल विकास के लिए भी एक डिपार्टमेंट बनाया गया इसके अंतर्गत। अब हम बात करेंगे कि HRD मिनिस्ट्री का जो व्यवस्था होती है, जो संगठन होता है, वो किस प्रकार का होता है। तो इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो इसको दो विभागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, अर्थात विद्यालयी शिक्षा व साक्षरता विभाग। और दूसरा विभाग है हमारा प्रारंभिक शिक्षा विभाग, जो स्कूल विभाग या स्कूल शिक्षा के विभाग में आता है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक व प्रौढ़ शिक्षा विभाग, ये दोनों विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक प्रौढ़ शिक्षा विभाग, दोनों ही विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में आते हैं। तो मेन विभाग है और इसके अंतर्गत ये दोनों आते हैं। और दूसरी जो कैटेगरी है, दूसरा जो मेन मुख्य डिपार्टमेंट है वो है उच्च शिक्षा का विभाग। उच्च शिक्षा के विभाग में बहुत सारे आते हैं, जिसमें सबसे पहले जो उच्च शिक्षा विभाग में आपकी जो आती है उच्च शिक्षा आती है, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों को भी जोड़ा गया है, यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद आते हैं तकनीकी शिक्षाएं, टेक्निकल एजुकेशंस में जैसे आपके इंजीनियरिंग वगैरह आ गए, ये सब आ जाते हैं। फिर तीसरा है माइनॉरिटी एजुकेशन, यानी कि अल्पसंख्यक या अल्पमत शिक्षा। इसके अंतर्गत जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे देश में, जो अल्पसंख्या में हैं, जैसे मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, इन सब को इसके अंतर्गत फ़ायदा या प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद भाषा को बहुत बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो या रीजनल भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं हो, उनको बढ़ावा देने के लिए ये विभाग बनाया गया और ये उच्च शिक्षा के विभाग के अंतर्गत आता है। और आखिर में आते हैं आपके छात्रवृत्ति एवं पुस्तक संवर्धन, यानी कि इसमें
जो माइनॉरिटीज़ हैं या जो नीडी हैं, जो इकोनॉमिकली वीक हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको छात्रवृत्ति प्रदान करना और सहायता के लिए कम कॉस्ट में या कम पैसों में या फ्री में किताबों को छापना और प्रोवाइड करना। अब हम यहाँ पे जो माध्यमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा है उसके अंतर्गत जो आते हैं, बेसिकली 3 विभाग इसमें आते हैं, 3 वर्ग आते हैं। वो है, यहाँ पे प्योर हम स्कूल की बात कर रहे हैं, विद्यालय की बात कर रहे हैं। ये है आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन, KVS भी जिसको बोलते हैं, सेंट्रल स्कूल भी आम भाषा में बोलते हैं, और इसको रन किया जाता है दिल्ली से रन किया जाता है, लेकिन पूरे देश में हमारे यहाँ हर स्टेट में केंद्रीय विद्यालय हर जिले में आपको मिलेंगे। और दूसरा आपका है नवोदय विद्यालय समिति। नवोदय विद्यालय समिति शहरों से थोड़ा सा बाहर को बने होते हैं ताकि इसका फ़ायदा जो ग्रामीण क्षेत्र जो है, रूरल या सेमी रूरल स्टूडेंट्स हैं या चिल्ड्रन है, दे कैन टेक बेनिफिट्स ऑफ दिस नवोदय विद्यालय। और तीसरा है आपका CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो ये अगेन न्यू दिल्ली में है और ये सेंट्रली कंट्रोलिंग बॉडी होती है जो सेंट्रल स्कूल्स को या जहाँ पे इस पैटर्न को यानी कि CBSE पैटर्न को फॉलो किया जाता है उनका कंट्रोल होता है, और यहीं से रिकग्निशन लेना पड़ता है, यहीं से उनको परमिशन लेनी पड़ती है, तभी वो स्कूल रिकग्नाइज माना जाता है। तो अब CBSE क्या कार्य करता है? मोटे तौर पे देखा जाए तो CBSE शिक्षा से संबंधित कार्य देखता है, संबद्धता से देखता है, एफिलिएशन से कार्य देखता है, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, एग्जाम कराना, टेस्ट, मार्क्स, रिपोर्ट, रिजल्ट डिक्लेयर करना, नियम एवं नियमावली से संबंधित रखता है, कोई सुधार करना है, कोई नवाचार डालना है यानी कि रिफॉर्म्स, कोई चीज़ नहीं सही चल रही है, कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है, जैसे CBSE ने CCE लागू किया था, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो ये जो था थोड़ा सा सही नहीं चल पाया तो उसको उन्होंने पीछे ले लिया, तो उसको चेंज किया, इनोवेशन, नवीनता लाना, कोई नया कॉन्सेप्ट लाना, सो दैट सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन कीप्स प्रोग्रेसिंग, ताकि हमारा जो माध्यमिक स्तर है शिक्षा का वो हमेशा प्रगतिशील रहे, सुधार की ओर रहे, उसका विकास होता रहे। तो इसलिए CBSE इस कार्य को बहुत ही माइन्यूटली उससे देखता है। अब हम देखेंगे कि सिर्फ विद्यालयी शिक्षा को देखने वाले जो संगठन हैं वो कौन कौन से। यहाँ पे हम उच्चतर शिक्षा की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली स्कूल एजुकेशन। तो इसमें जो सबसे पहले हमारा आता है वो है केंद्रीय विद्यालय संगठन, जैसे मैंने अभी बताया न्यू दिल्ली में इसका मेन है ऑफिस है। फिर नवोदय विद्यालय समिति, वो भी नई दिल्ली में इसका ऑफिस स्थित है। इसी प्रकार से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी नई दिल्ली में है, CBSE। उसके बाद है नेशनल ओपन स्कूल, NOS जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय। ये उन बच्चों के लिए है जो किसी वजह से रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते, औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते, फॉर्मल स्कूल्स में अटेंडेंस नहीं दे पाते, या कोई और भी कारण हो सकता है शिक्षा ना प्राप्त करने, उसके लिए NOS ने बहुत अच्छी स्कीम लागू करी है साक्षरता के प्रति या बच्चों को एजुकेट करने के प्रति। इसका भी मेन ऑफिस आपका न्यू दिल्ली में है। उसके बाद आपका है NCERT। NCERT एक पॉलिसी फ्रेमिंग बॉडी है, कंट्रोलिंग बॉडी है, वो भी न्यू दिल्ली में है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परीक्षण, ये शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न रिसर्च होने वाले, अनुसंधान होने वाले प्रोजेक्ट्स को देखती है, प्रशिक्षण देती है टीचरों को या अन्य शिक्षा से संबंधित लोगों को। ये सारा कार्य कहीं ना कहीं NCERT देखता है और सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। अगला आपका आता है हायर एजुकेशन लेवल। तो अभी हमने विद्यालयी शिक्षा के बारे में बात करा, अब हम बात करेंगे उच्च शिक्षा के बारे में। तो उच्च शिक्षा का स्तर आपका, जैसे मैंने बताया, यूनिवर्सिटी लेवल तक हम बात करते हैं या उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थान होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है यूनिवर्सिटीज़ हो। तो विश्वविद्यालय के लिए अलग प्रपोजल्स होते हैं। कई बार उच्च संस्थान, जो शिक्षा संस्थान जो होते हैं, वो प्रपोजल डालते हैं। प्रपोजल पास होने पर जब उनको परमिशन मिलती है तब उसको विश्वविद्यालय का क्रेडिट दिया जाता है या ग्रेड दिया जाता है। तो इसको देखने के लिए कौन सी बॉडी होती है, कौन सा निकाय है, वो है UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। UGC
पॉलिसीज़ बनाती है, नीति निर्धारण करती है, बजट भी देती है, अनुदान देती है और कहीं ना कहीं प्रशिक्षण को भी बढ़ावा देती है। तो ये सारे कार्य यूजीसी देखता है। इसके अलावा सिर्फ टीचर्स की ट्रेनिंग को देखने के लिए है NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। इसका कार्य है जो टीचर ट्रेनिंग के जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे बीएड है, डीएलएड, बीटीसी जो होता था वो है, या बीएलएड है, आजकल बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं। इन सबको एनसीटी से अप्रूवल लेना, सहमति लेना अति आवश्यक है। तो एनसीटी ही एक बॉडी है। उसके बाद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अभी मैंने आपसे बोला कि एक तो विश्वविद्यालय जो आम शिक्षा होती है वो होता है, इसके अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा भी होती है, जैसे कि आपका बीटेक वगैरह होता है, एमटेक होता है, एमसीए होता है, एमबीए होता है, बीसीए होता है। ये सारे जो कोर्सेज होते हैं, जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, इनका कंट्रोल एआईसीटी के पास होता है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी अलग एक बॉडी है, अलग एक निकाय है जो ICAR के नाम से जाना जाता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो कृषि क्षेत्र में इसकी अलग कोर्सेज भी होते हैं कृषि क्षेत्र के, जैसे बैचलर इन एग्रीकल्चर, मास्टर इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के क्षेत्र में होने वाले रिसर्चेस, PhDs आदि कोर्सेज कंट्रोल होते हैं इसके अंडर में। और लास्ट में आपका आता है चिकित्सा संबंधी, यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो है भारतीय चिकित्सा परिषद, जो जैसे कि आपके मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं जो प्रोग्राम देखते हैं, MBBS, MD, MS, DOMS, आपके DGO प्रोग्राम देखते हैं, BDS, MDS, जितने भी आपके मेडिकल संबंधित, डॉक्टरी लाइन से संबंधित जितने भी कोर्सेज होते हैं, उनको मेडिकल काउंसिल से पास होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि कोर्स ख़त्म करने के बाद अगर उनके पास MCI का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, वो अपनी क्लिनिक, अपना हॉस्पिटल या कहीं भी नौकरी नहीं पा सकते। अब हम आते हैं NCERT पे। बहुत लंबे टॉपिक्स हैं NCERT, CBSE, UGC, इन सब के बारे में मैं अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी। अभी शॉर्ट में आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि NCERT के अंतर्गत क्या आता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद जो है, इसके अंतर्गत बहुत अलग अलग छोटे छोटे उप निकाय आते हैं, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो NCERT अपने आप में एक बहुत बड़ी बॉडी है जिसमें छोटे छोटे कई सारे उप निकाय आते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे NIE की, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, जो प्योर एजुकेशन से डील करती है, उसकी विकास में, उसके प्रोग्रेस में, उसके सुधार में कार्य करती है। इसके बाद है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, यहाँ पे तकनीकी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसके बाद आपके आते हैं रीजनल इंस्टीट्यूट्स, ये इनके 5 सेंटर्स हैं, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर एवं शिलोंग में। और ये पांचों सेंटर रीजनली अपने एरिया के, अपने रीजन के, अपने क्षेत्र के जो विभिन्न राज्य हैं उनको देखते हैं। तो पूरे देश में 5 कंट्रोलिंग बॉडीज़ हैं और इनका मेन कंट्रोलिंग बॉडी न्यू दिल्ली में है, और ये रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन कहलाते हैं या क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कहलाते हैं। और इसके बाद है आपका PSSCIVE, जो कि भोपाल में स्थित है, पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ये भोपाल में है और ये व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित है, उस पर कंट्रोल रखता है। अब NCERT क्या कार्य देखता है? सबसे पहले तो विद्यालयी शिक्षा को देखता है, विद्यालय स्तर पर जितना भी शिक्षण का कार्य होता है उस पर नज़र बनाए रखता है। दूसरा है पर्यवेक्षण का कार्य करता है, सुपरविजन का, जो भी कार्य चल रहा है विद्यालय में वो किस प्रकार से चल रहे हैं उन पे ध्यान रखना, उनका सुपरविजन करना, उनका पर्यवेक्षण करना बहुत अति आवश्यक है, और उनका निरीक्षण भी वो करता है। उसके अतिरिक्त विभिन्न प्रशिक्षण, वर्कशॉप आदि की व्यवस्था करना, जिससे कि टीचर्स जो विद्यालय में हैं उनमें उनके अंदर एक आधुनिकीकरण की ओर प्रोत्साहन आए, उनको नवीनीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, उनको उन्नत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, उनमें सुधार लाया जा सके, जिससे कि हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक अपनी विद्यालय शिक्षा का स्तर बना सकें। अगला है इस तरह की शिक्षा का प्रसार करना, विकास करना, उसका अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्था करना, ताकि जो भी सेवाएं दी जा रही हैं वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंच सके। उसके बाद है विभिन्न विधियों, विभिन्न तकनीकों, विभिन्न प्रविधियों, विभिन्न व्यू रचनाओं के
आधार पर हम बेटर एजुकेशन सिस्टम या बहुत बेहतर तरीके का शिक्षा तंत्र पा सकें, ला सकें, और इसके लिए हमें कई तरह की विधियों का क्रियान्वयन करना पड़ेगा, तभी हम बेहतर बन सकते हैं इस क्षेत्र में। और जितने भी पेंडिंग इश्यूज़ हैं, जितने भी आपके छूटे हुए बचे हुए मुद्दे हैं जो छोड़ दिए गए हैं, जो इग्नोर कर दिए गए हैं, जो नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं, उन मुद्दों को उठाना, समझना और विद्यालयी शिक्षा में कैसे वो एक बाधा के रूप में आ रहे हैं उसको दूर करना, उसको सुलटाना, ऐसी समस्याओं से निजात पाना भी एनसीईआरटी के थ्रू ही किया जाता है। अब हम मेजर तौर पर देखेंगे, मोटे मोटे तौर पर देखेंगे कि जो केंद्रीय निकाय हैं वो किस प्रकार से मुख्य कार्य करती हैं। सबसे पहला कार्य इनका होता है व्यवस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का। सब जितने भी उसके अंडर आने वाले राज्य निकाय हैं, क्षेत्रीय निकाय हैं, छोटी छोटी बॉडीज़ हैं, वो किस प्रकार से कार्य कर रही हैं, किस प्रकार से उनकी व्यवस्था देखनी है, कैसे तरीके से सिस्टमैटिकली क्रमबद्ध तरीके से काम हो रहा है, लॉजिकल तरीके से काम कर रहा है, इस सब का संगठन या व्यवस्था करना। दूसरा, दिशा निर्देश देना, कैसे करना है, किस दिशा में कार्य प्रगति से चलेगा, ये सारी बातें उसको निर्देश के द्वारा देना। फिर नियंत्रण रखना, जितने भी विभाग हैं, जितने भी निकाय उसके अंडर में आते हैं, सब पे नियंत्रण रखना ताकि हर निकाय अपने सही तरीके से कार्य करे, कार्य प्रणाली सही ढंग से चले। उसके बाद पर्यवेक्षण करना, जो भी कार्य हो रहा है उसके ऊपर नज़र बनाए रखना, उसका पर्यवेक्षण करना, उसका निरीक्षण करना, जानना, और इंस्पेक्शन के द्वारा कोई कमी, कोई त्रुटि दिखाई दे तो उसके लिए एडवाइस देना, सलाह देना। तो बहुत सारे केंद्रीय निकायों में सलाहकार बोर्ड भी आते हैं, जिसके बारे में अलग वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे केब वगैरह हैं, CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ऐसे NCERT, UGC, ये सब लोग सलाह देते हैं कि किस तरह से हम कार्य को बेहतर कर सकते हैं। तो एडवाइजरी की तरह काम करना, एक सलाहकार के रूप में काम करना। इसके अतिरिक्त अगर कोई समस्या है तो उसको सुलझाने में, उसको समाधान करने में सहायता देना, सपोर्ट देना, और भी कोई ज़रूरत है, कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई संसाधन की ज़रूरी है, उसको भी प्रोवाइड करना, रिसोर्सेज देना, कंप्यूटर्स हैं, फाइनेंसेस हैं, या कोई अन्य गतिविधियां हैं, या टीचर्स हैं, या ट्रेनर्स हैं, इन सब जितने भी संसाधन हैं इनको प्रोवाइड करना, प्रदान करना। और आखिरी में निर्णय लेना, कोई नई चीज़ सही चल रही है तो उसको हटाना, कोई नई चीज़ लागू करना, किसी में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें के लिए निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, और वो निर्णय का कार्य सारी केंद्रीय निकाय करती हैं। अब अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने प्रशासन को ढंग से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने कई डिसीजंस लिए, कई निर्णय लिए, उसके अंतर्गत उन्होंने कई प्रोग्राम चलाए, और वो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चलाए। उनमें जो मुख्य है वो आपकी है सर्व शिक्षा अभियान, SSS, सबको शिक्षा प्राप्त हो। 14 साल की उम्र तक हर बच्चे को फ्री शिक्षा की सुविधा देना अति आवश्यक है। उसके बाद आता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये प्योर लड़कियों के, बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए ये प्रोग्राम। उसके बाद है नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, लड़कियों को, बालिकाओं को, गर्ल्स को प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया। उसके बाद आपका है मिड डे मील स्कीम, मध्याह्न भोजन का, कि ताकि जिन बच्चों को दिक्कत है, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनको पोषण नहीं मिल पा रहा है ढंग से, तो उस तरह का पोषक खाना प्रदान करना मिड डे मील के स्कीम के द्वारा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अगेन फर्दर एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, माध्यमिक शिक्षा तक लाना, सेकेंडरी एजुकेशन तक लाना, ये भी एक स्कीम है। उसके बाद वोकेशनलाइजेशन, यानी कि व्यवसायीकरण करना, यानी कि +2 लेवल पर, इंटर लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर बच्चों को प्रोत्साहित करना कि वो कोई व्यवसाय को चुने। व्यवसाय कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर है, एग्रीकल्चर है, कारपेंट्री है, कोई भी व्यवसाय उसके अंतर्गत ले सकते हैं। इसके बाद ICT, सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी,
ये तो आज की तारीख की मांग है, डिमांड है आज के समय की। कंप्यूटर में बहुत आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग देना। आजकल जैसे आप देख ही रहे हैं कि लॉकडाउन के समय कंप्यूटर कितना काम आ रहा है, तो इसकी जानकारी, इसकी अवेयरनेस, इसकी जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए प्रोग्राम चलाया गया। फिर है प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास। ये भी विभिन्न कौशल है, सिलाई, कढ़ाई, अचार बनाना, जैम बनाना, सॉस बनाना। ये कौशल सिखाने के बाद व्यक्ति अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस डाल सकता है और अपनी लाइवलीहुड, अपनी जीविकोपार्जन में बढ़ सकता है। और प्रौढ़ शिक्षा, जिनकी शिक्षा छूट गई है, अधूरी रह गई है, उनको पूरी शिक्षा प्रदान करना। इसके अतिरिक्त ट्रेनिंग के लिए डिग्री कोर्सेज एक तरफ हैं जो टेक्निकल स्कूल्स देखते हैं, उसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं जो पॉलिटेक्निक देखते हैं। उन पॉलिटेक्निक को देखना, उनके काम को देखना, उनको कंट्रोल करना और नए पॉलिटेक्निक अगर ज़रूरत है तो बनाना, बढ़ावा देना। इसके बाद है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, आवासीय विद्यालयों का ये प्रोग्राम है जहाँ पे किसी वजह से छात्र जो रहने का उसकी स्थिति सही नहीं है, उसको हॉस्टल की सुविधा देना, आवास की सुविधा देना, ताकि वो बच्चा बिना किसी झंझट के, बिना किसी परेशानी के शिक्षा प्राप्त कर सके। और आखिर में है माइनॉरिटीज़ के लिए स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति की स्कीम। जो अल्पसंख्यक हैं उन बच्चों को बढ़ावा देने के लिए, किसी वजह से वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। और जब हमने इतनी बात कर ली, संरचना की बात कर ली, व्यवस्था की बात कर ली, कैसा स्ट्रक्चर है सेंट्रल बॉडीज़ का एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हम ये भी जानेंगे कि जो ऑफिसर्स होते हैं, जो अफसर होते हैं, जो प्रशासक होते हैं, जो वहाँ पे एडमिनिस्टर करते हैं सारा कार्य, वो कौन कौन होते हैं। सबसे ऊंचे पद पर, सर्वोच्च पद पर बैठे हैं हमारे शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री एचआरडी मिनिस्ट्री के होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, इलेक्शन द्वारा, वोट द्वारा नामित होते हैं, और वो होते हैं आपके शिक्षा मंत्री। उसके बाद वैसे तो मंत्री होते हैं, फिर पोर्टफोलियो मिलता है उनको, जैसे किसी मंत्री को एजुकेशन का पोर्टफोलियो दे दिया गया, उसके अंतर्गत आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं डेप्यूटी एजुकेशन मिनिस्टर। डेप्यूटी एजुकेशन मिनिस्टर में आते हैं आपके उप शिक्षा मंत्री। उसके बाद उनके नीचे आते हैं सचिवालय में जो शिक्षा सचिव होते हैं, ओ एजुकेशन सेक्रेटरी। उसके अंतर्गत नीचे आते हैं, उनके जस्ट अंडर में आते हैं जॉइंट सेक्रेटरी यानी कि संयुक्त सचिव। अब मैं यहाँ आपको बता दूँ कि संयुक्त सचिव आपके प्रौढ़ शिक्षा डिपार्टमेंट के होते हैं, प्राथमिक शिक्षा डिपार्टमेंट के होते हैं, उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट के होते हैं, स्कूल एजुकेशन यानी कि विद्यालय शिक्षा के, माध्यम सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त सचिव होते हैं, तथा वित्त के भी संयुक्त सचिव होते हैं, यानी कि हर डिपार्टमेंट के संयुक्त सचिव होते हैं। तो इतने सारे संयुक्त सचिव सचिव के अंडर में काम करते हैं, शिक्षा सचिव के। फिर इस संयुक्त सचिव के नीचे होते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर यानी कि निदेशक। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ आपके जो निदेशक होते हैं वो प्रौढ़ शिक्षा डिपार्टमेंट के, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा एवं वित्त के होते हैं, सिर्फ सेकेंडरी के नहीं होते। तो निदेशक जो होते हैं वो इन डिपार्टमेंट के होते हैं, माध्यमिक शिक्षा के डायरेक्टर नहीं होते, ये पोस्ट नहीं होती माध्यमिक शिक्षा में। तो उसके बाद आते हैं आपके डेप्यूटी सेक्रेटरी। डेप्यूटी सेक्रेटरी आपके होते हैं उप सचिव। उप सचिव आपके प्राथमिक के भी होते हैं, उच्च के भी होते हैं, माध्यमिक शिक्षा के भी होते हैं, तथा ये प्रौढ़ शिक्षा के नहीं होते हैं, यानी कि आपको प्रौढ़ शिक्षा में उप सचिव की पोस्ट नहीं मिलेगी। तो ये कुछ जनरल हो गए, लेकिन इसके अतिरिक्त हम लोगों ने टेक्निकल यानी कि तकनीकी शिक्षा की भी बात करी थी। तो तकनीकी शिक्षा में आप वापस पिछले वाले स्लाइड में देखेंगे कि हम लोगों ने शिक्षा सचिव की बात करी थी। तो यहाँ पे शिक्षा सचिव के नीचे उप शिक्षा सचिव नहीं आते, यहाँ पे आते हैं संयुक्त सचिव सलाहकार जो सलाह देते हैं, और उनके नीचे आपके आते हैं उप शिक्षा सचिव। तो ये आपके होगा। और दूसरा जो आपका वर्ग होता है, जो डिपार्टमेंट होता है, वो आपके होता है भाषा एवं छात्रवृत्ति का। यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज होता है, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, यहाँ पे शिक्षा सचिव के नीचे सीधे संयुक्त सचिव आते हैं, और फिर संयुक्त सचिव के नीचे जॉइंट सचिव आते हैं। और एडिशनल सेक्रेटरी आपके अपर सचिव होते हैं, और ज्वाइंट सेक्रेटरी आपके संयुक्त सचिव होते हैं। तो शिक्षा सचिव, फिर आपके आते हैं अपर सचिव, फिर आपके आते हैं संयुक्त सचिव, और उनके नीचे आपके आते हैं निर्देशक। तो थोड़ा सा अंतर है दोनों में कि
जो ऑफिस बेयरर्स हैं जनरली वो कैसे होते हैं, और तकनीकी शिक्षा में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, शिक्षा सचिव, संयुक्त शिक्षा सलाहकार एवं उप शिक्षा सचिव, और वहीं भाषा में आपके हो जाते हैं शिक्षा सचिव के नीचे अपर सचिव और फिर संयुक्त सचिव और फिर निदेशक आते हैं। तो इस तरह से इनका जो ऑफिस है वो बटा हुआ होता है, और इस तरह से इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या प्रशासनिक होते हैं या जो प्रशासन करते हैं वो इस तरह से अपने कार्य को संभालते हैं। तो आपको लर्नर्स समझ में आ गया होगा हाउ द सेंट्रल बॉडीज रन देयर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ आर वेरियस सब bodies allocated their work and how they work, how they control the different aspects, and we will take these sub bodies in different videos. Please do watch and subscribe to my channel and share if you have any suggestions or queries. Thank you for watching.